नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन। जी, वो दर्दनाक घटना जो 1980 के दशक के आखिर और ख़ास तौर पर 1990 की शुरुआत में कश्मीर घाटी में हुई। हाँ, और इसे समझने के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। कुछ व्यक्तिगत अनुभव हैं, जैसे राहुल पंडिता या सिद्धार्थ गीगू के लेख। बिल्कुल। और साथ ही पत्रकारिता रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे जस्टिन हार्डी के और प्रोफेसर के.एल. भान जैसे विद्वानों का विश्लेषण भी है। तो इन सब स्रोतों के जरिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये विस्थापन क्यों हुआ, इसके पीछे कौन था, लोगों पर क्या बीती और आज क्या स्थिति है। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं उस दौर से, जनवरी 1990 के आसपास का समय। हाँ, सूत्र बताते हैं कि उस वक्त कश्मीर घाटी से मतलब श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला जैसे इलाकों से बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों को जाना पड़ा। जी, वो हिंदू अल्पसंख्यक थे वहाँ। और ये संख्या देखिए अलग अलग बताई जाती है, कहीं 1 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं उससे भी ज्यादा। इतनी बड़ी संख्या, रातों रात लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये हुआ कैसे? मतलब क्या वजहें थीं इसके पीछे? देखें, स्रोत कई चीजों की तरफ इशारा करते हैं। एक बड़ा कारण था इस्लामी कट्टरपंथ का बढ़ना। अच्छा। हाँ, वो नारे खुलेआम लगते थे, मस्जिदों से सड़कों पर, रालिव, गालिव या चालिव। जिसका मतलब था या तो धर्म बदलो या मरो या घाटी छोड़ दो। बिल्कुल, ये सीधी धमकी थी, ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी। लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह थी या कुछ और भी चल रहा था? नहीं, और भी पहलू थे। जैसे 1987 के चुनाव हुए थे, उनमें कथित धांधली की बात सामने आई। उसके बाद एक तरह का, आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया था। प्रशासन का नियंत्रण नहीं रहा। हाँ, प्रशासनिक विफलता साफ दिख रही थी और इसी कमजोर स्थिति का फायदा उठाया गया। कई स्रोत सीधे सीधे पाकिस्तान की आईएसआई पर उंगली उठाते हैं कि उन्होंने उग्रवादियों को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए। जी हैं, इसे भारत को कमजोर करने के लिए एक प्रॉक्सी वॉर, मतलब परोक्ष युद्ध की तरह देखा जाता है। कश्मीर को एक तरह से युद्ध का मैदान बनाया गया। किन गुटों का नाम आता है इसमें मुख्य रूप से? देखिए, शुरुआत में JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का नाम ज्यादा था, लेकिन बाद में हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन ज्यादा सक्रिय हो गए। और फिर तो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे और भी कट्टर जिहादी गुट सामने आए। और क्या इसमें स्थानीय लोगों की भी कोई भूमिका थी? स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, कुछ सूत्रों में ये बात आती है कि कुछ स्थानीय लोगों ने भी मदद की, मतलब उग्रवादियों को छुपाने में या फिर निशाना बताने में कि किसको मारना है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया। और ये हिंसा सिर्फ धमकियों तक नहीं रही, असल में हत्याएं हुई। बिल्कुल, राहुल पंडिता अपने संस्मरण में इसका जिक्र करते हैं। वो खौफ, वो दहशत। उन्होंने लिखा है कि कैसे महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव हुआ। और वो सफा कदल पुल वाली घटना का भी जिक्र है, जहां पलायन करते परिवारों पर सिक्के फेंके गए थे। जी, ये दिखाने के लिए कि वो उनकी नजर में मर चुके हैं। बहुत ही अपमानजनक। और फिर टिक्का लाल टपलू, नीलकंठ, गंजू, गिरजा टिक्कू जैसे कई प्रमुख लोगों की तो बेरहमी से हत्या की गई। ये लक्षित हत्याएं थीं। हाँ, जस्टिन हार्डी की रिपोर्ट यही बताती है कि ये बहुत सोची समझी रणनीति थी। पढ़े लिखे प्रभावशाली पंडितों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। डॉक्टर, इंजीनियर, जज, प्रोफेसर, लगभग 390 ऐसी हत्याओं का जिक्र आता है। और सिद्धार्थ गीगू ने तो लिखा है कि जनवरी 1990 में सिर्फ 36 घंटे का नोटिस मिला था घाटी छोड़ने का। जी, ये दिखाता है कि हालात कितने बिगड़ चुके थे और कितनी तेजी से बिगड़े। एक बात और जो कई स्रोतों में आती है वो ये कि शायद कश्मीरी पंडितों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। मतलब इतिहास में पहले भी ऐसा हुआ है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है। सिद्धार्थ गिगू इसे 600 साल के इतिहास में 7वां बड़ा निष्कासन कहते हैं। 7वां? जी, और प्रोफेसर के.एल. भान जैसे विद्वान भी इसे एक पैटर्न के तौर पर देखते हैं। वो इसकी तुलना लगभग 500 साल पहले सुल्तान सिकंदर बुत शिकन के समय से करते हैं, जब पंडितों पर जुल्म हुए और उन्हें पलायन करना पड़ा। तो ये एक ऐतिहासिक पैटर्न का हिस्सा था, ऐसा कुछ स्रोत मानते हैं। जी, ये समझने से इस घटना की जड़ें और गहरी लगती हैं। उस वक्त दुनिया का क्या रवैया था? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कुछ किया? ज्यादातर स्रोत यही कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया। अच्छा, क्यों? इसे ज्यादातर भारत पाकिस्तान के बीच का मसला समझा गया, एक राजनीतिक मुद्दा जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा था, जो एक तरह की जाति सफाई थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि स्रोत पाकिस्तान को तो सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हैं इस प्रॉक्सी वॉर के लिए। बिल्कुल। और कुछ विश्लेषण ये भी कहते हैं कि जो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया
और फिर अफगान युद्ध के बाद जो जिहादी वहां से निकले, उनका रुख बाद में कश्मीर की तरफ मुड़ा, इसका भी एक अप्रत्यक्ष असर पड़ा। इतने साल बीत गए, क्या उन परिवारों को न्याय मिला? आज उनकी क्या स्थिति है? कहाँ है वो लोग? देखिए, न्याय का सवाल बहुत पेचीदा है और दुखद भी। ज्यादातर मामले, खासकर हत्याओं के, वो आज तक अनसुलझे हैं। कोई जांच आयोग नहीं बना? कोई आधिकारिक नरसंहार जांच आयोग या ऐसा कुछ नहीं बना। हाँ, हाल के सालों में कुछ सजाएं हुई हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए ये नाकाफी लगता है। और वो लोग आज कहाँ हैं? हजारों विस्थापित पंडित आज भी जम्मू, दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में या तो कैंपों में रह रहे हैं या किराए के मकानों में। सरकार ने वापसी के लिए पैकेज भी दिए, लेकिन वापसी हुई नहीं। बहुत कम। सुरक्षा की चिंता एक बड़ा मुद्दा है। जमीन पर वो भरोसा अभी तक कायम नहीं हो पाया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कुछ बदलाव आया है स्थिति में? कहा जाता है कि सुरक्षा स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन पंडितों की सुरक्षित और स्थायी वापसी वो अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, हाल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी, उसने इस मुद्दे पर फिर से सबका ध्यान खींचा था। जी, उसने बहस तो छेड़ी, लेकिन जो समुदायों के बीच अविश्वास की खाई पैदा हो गई थी, वो अब भी मौजूद है। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या मुख्य बात सामने आती है? देखिए, ये साफ है कि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे धार्मिक कट्टरता थी, राजनीतिक नाकामी थी और सीमा पार से चलाया जा रहा आतंकवाद था। हाँ, इन सब का एक घातक मिश्रण। बिल्कुल, जिसने एक पूरे समुदाय को अपनी जड़ों से उखाड़ फेंका। और न्याय और पुनर्वास का काम आज भी अधूरा है। वो जख्म अभी भरे नहीं हैं। और जाते जाते एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जैसा कि स्रोतों में जिक्र आता है कि ये निष्कासन शायद कश्मीर के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ, ये एक पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। जी। तो ये सोचना कि ऐसी त्रासदी पहले भी हो चुकी है, ये हमें इस सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि क्या हमने इतिहास से सही सबक सीखे हैं ताकि ऐसा दोबारा कभी ना हो। ये एक अहम सवाल है जिस पे विचार करना जरूरी है।